16 जून की सुबह 4:13 पर तल अबीब के इलाके गोशदान में कम से कम 3 मिसाइल बराह रास्त आके लगे। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की अफादियत के ऊपर एक सवाल खड़ा किया। वाकई की जो वीडियो थी उसमें वाज़े तौर पर 2 मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम को बैक वक्त काम करते हुए देखा जा सकता है, जिन्होंने मजमूई तौर के ऊपर 18 इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किए, लेकिन उसके बावजूद कम से कम 3 मिसाइल ज़मीन से टकराने में कामयाब हो गए। ये वाक़या इजरायली डिफेंस की तकनीकी चूक की निशानदही करता है, ख़ास तौर पे उस वक्त में जब ईरान, यमन, इराक और शाम जैसे महाजों से बैक वक्त हमले हो रहे हैं। इस हमले से ज़ाहिर होता है कि अब ये तमाम ट्राइका इजरायली डिफेंस को ओवरलोड करने की पॉलिसी अपना चुका है, यानी एक वक्त में इतने मिसाइल फायर किए जाते हैं कि इंटरसेप्टर्स की सलाहियत कम पड़ जाए। उसके साथ ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि आया मौजूदा आयरन डॉम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम शहरी इलाकों की हिफाजत करने के काबिल हैं भी, या सिर्फ उसका हवा बनाया हुआ था। तल अबीब जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में बराह रास्त हमले इस बात का सबूत हैं कि ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल के महफूज समझे जाने वाले इलाकों को भी निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये सूरत हाल जिसमें ईरान रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल पे वसी पैमाने पर मिसाइल हमले कर रहा है, इसराइल के दिफाई निज़ाम को बुरी तरह थका चुकी है। इसराइल के अहम दिफाई निज़ाम जैसे एरो 2 और एरो 3, डेविड स्लिंग और ये जो मिसाइल हैं, इनकी इंटरसेप्टर्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका ने अपने महंगे तरीन दिफाई मिसाइल सिस्टम थार्ड और स्टैंडर्ड 3 जो है वो इसराइल की मदद के लिए फराहम किए। ये मिसाइल इंटरसेप्टर्स नहायत महंगे हैं, जिनमें से हर एक की लागत तकरीबन 10 मिलियन यानी $1 करोड़ है और इनकी सालाना पैदावार भी महदूद है। अमेरिका सिर्फ इसके 100 के करीब यूनिट सालाना तैयार करता है। इस कमी के बायस इसराइल की तवील मुद्दती दिफाई सलाहियत के ऊपर दबाव बढ़ चुका है। इसके साथ चीन की जानिब से अमेरिका पर रेयर अर्थ मेटल्स की पाबंदी ने अमेरिका की असलहा साजी की रफ्तार को सुस्त कर दिया, क्योंकि यही अनासर जदीद दिफाई मिसाइलों की तैयारी के लिए निहायत ज़रूरी होते हैं और इसका बराह रास्त असर न सिर्फ इसराइल की जंगी सलाहियत पर पड़ा, बल्कि अमेरिका की मशरकी एशिया में मौजूदगी पर भी पड़ चुका है। इस पस मंज़र में चीन के लिए एक निहायत साजगार जियोपॉलिटिकल लम्हा बन चुका। ईरान ने पहले ही चीन से बड़ी मिकदार में ऐसे खाम मवाद के ऑर्डर दिए जो हज़ारों मिसाइलों की तैयारी के लिए दरकार थे। अगर ये सलाहियत 3 गुना बढ़ा दी जाए तो ईरान एक तवील और शदीद जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, जबकि अमेरिका और इसराइल की दिफाई दीवारें अंदर से खाली होती चले जाएंगी। ये सिर्फ एक अस्करी बहरान नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों की तवाज़ुन बदलने वाली एक बड़ी जोग्राफियाई शतरंज का अहम मोड़ बन चुका है। इस सब में देखें कि ईरानी शहीद 101 किस्म के खुदकुश ड्रोन, उन्होंने इजरायली एरो 3 लॉन्चर्स के बिल्कुल करीब जाके हमला किया, जिससे इजरायली दिफाई निज़ाम को एक संजीदा धचका पहुंचा है। अगरचे ड्रोन बराह रास्त लॉन्चर को निशाना बनाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इस हद दर्जा कुर्बत ने इजरायली दिफाई हलकों में खतरे की घंटी बजा दी। एरो 3 जो है इसराइल का एक जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल शिकन सिस्टम है, जिसे खास तौर पे लंबी रेंज के मिसाइल्स को खला की हुदूद में तबाह करने के लिए तैयार किया गया। इस हमले से यह जाहिर होता है कि ईरान न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों बल्कि खुदकुश ड्रोन्स की मदद से भी इजरायली दिफाई हसार में नकब लगाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। शहीद 101 जैसे ड्रोन्स की खास बात उनकी कम परवाज, हदफ की दुरुस्तगी और रडार से बच निकलने की सलाहियत है, जो इसराइल जैसे हाई टेक दिफाई निज़ाम के लिए भी खतरनाक चैलेंज बनती जा रही है। ये वाकया इसराइली मिसाइल डिफेंस नेटवर्क की नाकाबिले तस्खीर साख को मजरूह करता है और यह साबित करता है कि ईरान जदीद मगर गैर रवायती हथियारों से इसराइली दिफाई ढांचे को चैलेंज करने की सलाहियत हासिल कर चुका है, जहां अब सिर्फ रवायती मिसाइल नहीं बल्कि स्मार्ट ड्रोन्स भी फैसला कुन हथियार बन चुके हैं। तल अबीब के हालिया मनाजिर ने इजरायली रियासत के उस बयानिए को शदीद तनकीद के दायरे में ला खड़ा किया, जो बरसों से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ पेश किया जाता रहा था। इसराइल तवील अरसे से यह दावा करता आया है कि हमास जैसे गिरोह शहरी आबादियों के बीच छुप कर कार्रवाइयाँ करते हैं और उसी बुनियाद पर उसने गजा में दर्जनों रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हज़ारों आम शहरी, बच्चे, माएँ, बूढ़े जो थे वो शहीद हुए। लेकिन अब सूरत हाल उलट चुकी है। तल अबीब जैसे अहम शहर में आयरन डॉम मिसाइल दिफाई बैटरीज का रिहायशी इलाकों के अंदर, हत्ता कि इजरायली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब नस्ब होना एक संगीन सवाल खड़ा करता है कि क्या इसराइल खुद भी वही हरबे नहीं अपना रहा।
जिन पर वो दूसरों को दहशत गर्दी का इल्ज़ाम देता था। ये तर्ज़ हिकमत अमली ना सिर्फ इजराइली मौक़िफ़ को कमज़ोर करती है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उसकी बरतरी जो थी उसको मशकूक बना चुकी है। जंगी उसूलों के तहत शहरी इलाकों को जंगी साजो सामान के लिए इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है, और ये इल्ज़ाम वो यमनी हौसियों पर भी लगाता रहा, ये इल्ज़ाम वो हमास के ऊपर भी लगाता रहा, ये इल्ज़ाम उसने हिज़्बुल्लाह के ऊपर भी लगाया, और इसी इल्ज़ाम के तहत उसने लबनान, यमन, गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर हमले किए। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आलमी बरादरी गज़ा में शहरियों के दरमियान अस्करी असासों की मौजूदगी पर इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक देती रही, तो फिर यही उसूल अब इसराइल पे लागू होता है। ऐसे में जब दुनिया के कई हिस्सों से प्रे फॉर इसराइल की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो ये तज्ज़ियाती नुक्ता अहम है कि वही दुनिया गज़ा की तबाही पर खामोश क्यों रही। ये दोहरा मयार ना सिर्फ आलमी ज़मीर के लिए सवालिया निशान है बल्कि इसराइल की जंगी हिकमत अमली की अखलाकी हैसियत पर गहरी ज़रब लगाता है। मशरक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में गैर मामूली सरगर्मी देखने में आ रही है। अमरीकी बहरी बेड़े, जंगी तैयारे और ख़ित्ते में हंगामी अस्करी नकलो हरकत ने इस तासुर को तक़वियत दी है कि शायद अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग में उतरने वाला है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमेरिका फ़ौरन मैदान जंग में कूद पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह अस्करी ताकत का मुजाहरा दर हकीकत ईरान को नफ्सियाती दबाव में लाके मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने की एक हिकमत अमली हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने अपने कार्ड्स मज़ीद सख्ती से खेले और आबनाए हरमुज़ को बंद करने की कोशिश भी की है, जो आलमी तेल की तरसील का सबसे अहम बहरी रास्ता है। तो ये वो नुक्ता होगा जहां अमेरिका को कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अमेरिका किसी कीमत पर आबनाए हरमुज़ की बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज़रूरत पड़ी तो बराह रास्त अस्करी कार्रवाई करके इस गुजरगाह को खुलवाने के लिए जंग में दाखिल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या रूस या चीन जो है वो खामोश बैठेंगे? मौजूदा आलमी सियासी हरकियात के मुताबिक इसका इम्कान नहायत कम है कि वो खामोश बैठेंगे। बयानात की हद तक हिमायत ज़रूर होगी, लेकिन जब बात अस्करी मुदाखलत या जंगी ताउन पे आएगी तो ईरान जो है उसको इस तूफान का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन जब अमेरिका कूदेगा तो फिर दो बड़ी और ताकतें जो हैं वो ईरान के साथ खड़ी होंगी। ये एक ऐसी जंग होगी जहां ईरान अपनी सलाहियत, अज़्म और अकीदे के बल पे खड़ा है, और शायद यही वो लम्हा है जिसने दुनिया की नज़रें मशरक़ वस्ता के ऊपर जमा दी हैं। एक और अहम चीज़ इसके अंदर ये कि जनूबी इसराइल के मारूफ नेवातम एयरबेस पे मिसाइल हमलों के जो ताज़ा तरीन सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस गर्दिश करती आई, उसमें एक वीडियो में दावा किया गया कि इजरायली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। वीडियो में शदीद धमाके, आग के शोले और मुमकिना तौर पे दिफाई सिस्टम की तबाही के मनाजिर दिखाए गए। उसी दौरान कुछ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि जनूबी इसराइल में एक अहम सिक्योरिटी शख्सियत को हदफ बना के ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इजरायली हुक्काम की तरफ से इस हवाले से ताहाल कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, जब उन्होंने पूरा कुली तौर के ऊपर मीडिया पर सख्त सेंसरशिप नाफिज की हुई है ताकि मज़ीद तफसीलात मंजर आम पे ना आ सकें। इस वक्त ये रिपोर्ट्स तस्दीक तलब हैं, मगर उनमें जिस शिद्दत और हदफबंदी का जिक्र किया जा रहा है वो जाहिर करता है कि ईरान और उसके इत्तेहादी नेवातम जैसे इंतहाई महफूज समझे जाने वाले इजरायली तंसीबात को बराह रास्त निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इसराइल के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती जंग में भी एक बड़ी शिकस्त तस्वुर की जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर फिर से हमले इसराइल की तरफ से ताज़ा तरीन किए गए, और उससे पहले अखलाकी तौर पर बरतरी दिखाने के लिए इसराइल ने यह कहा, एक एवैक्यूएशन नोटिस जारी किया, इंतबाह यानी ख़तरे की घंटी जो है वो तेहरान के लोगों के लिए जारी की गई कि देखें जी, हमारे ऊपर जो हमले किए गए हमारे अवाम को तो नहीं पहले बताया गया कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम हमले करने वाले हैं तो आप यहाँ से निकल जाओ। ये इसराइल अपनी अखलाकी बरतरी के तौर पे उनको बता रहा है। लेकिन जब आप अपने दारुल हुकूमत के अंदर शहरी इलाकों में दिफाई निज़ाम रखेंगे तो जो हमला आवर है वो फिर यही करेगा कि उस दिफाई निज़ाम को टारगेट नहीं बनाएगा क्योंकि वो शहरी इलाकों में रखा हुआ। तो इस वजह से दोनों अतराफ में मालूमात, अल्फाज और रद्द-ए-अमल और इक़दामात कुली तौर पे मुख्तलिफ हैं। ईरान बोल कम रहा है, रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है। इसराइल बोल ज़्यादा रहा है, रिएक्ट उससे हो नहीं पा रहा। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक आबनाए हरमुज़ और खलीज फ़ारस में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में वाज़ेह इजाफा देखा गया, जिसका बहरी जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम्स और ट्रांसपोंडर्स पर नुमाया असर पड़ा। इस अमल से खित्ते में मौजूद कई तिजारती और अस्करी जहाज़ों के मकाम और शनाख्ती सिग्नल्स जो हैं वो या तो गैर मुस्तहकम हुए हैं या मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। ये जैमिंग, जिसे मुमकिन तौर पर एक स्ट्रेटेजिक हरबा तस्वुर किया जाता है, ना सिर्फ खित्ते में बहरी आमदोरफ्त को ख़तरे में इस वक्त डाल चुका है, बल्कि ये समर की अलामत भी हो सकती है कि ये कशीदगी जो है ये साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग के पहलू में बदल जाए।
آبنائے ہرمز عالمی توانائی ترسیل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور وہاں پہ کسی بھی قسم کی نیویگیشنل خلل دنیا بھر کے تیل اور گیس کے بازار پہ فوری اور گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو بین الاقوامی جہاز رانی کو شدید خدشہ ہوگا۔ دوسری طرف ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں اس کے حوالوں سے اب سوال اٹھنا شروع ہو چکا ہے کہ کتنے ان کے پاس ہوں گے، کتنے استعمال کر چکے، کتنی طاقت ان کے پاس باقی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے وہ طویل عرصے سے مغرب بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کو شدید تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ یہ میزائل نہ صرف ایران کی دفاعی طاقت کا مظہر ہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے ایران اپنی عسکری خود مختاری اور جوابی صلاحیت کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ بیلسٹک میزائل جو ہیں یہ ایسے راکٹ ہوتے ہیں جو ابتدائی مرحلے میں طاقتور انجن کے ذریعے خلا کے کنارے تک جاتے ہیں اور پھر کشش ثقل کے سہارے ہدف کی جانب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رفتار ناقابل یقین حد تک تیز ہو جاتی ہے اور انہیں روکنا جدید ترین دفاعی نظاموں کے لیے بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ان میزائلوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی اور غیر روایتی دونوں طرح کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں ایٹمی بھی اور کیمیائی ہتھیار بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس مختلف اقسام کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کی رفتار اور مار کرنے کی صلاحیت حیران کن ہے۔ جیسا کہ ایک ایرانی رپورٹ کے مطابق ان کی رفتار جو ہے وہ 6125 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کے 17151 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ حالیہ جو کشیدگی ہے اس میں ایران نے 200 سے زائد میزائل داغے، جن کے نتیجے میں اسرائیل میں 24 افراد کی ہلاکت اور 300 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات آئیں، لیکن یہ بہت محدود ہے کیونکہ خبریں وہ باہر نہیں نکال رہے۔ ان حملوں میں جن میزائلوں کا استعمال کیا گیا ان میں عماد، غدر اور خیبر شکن شامل ہیں، جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق ایران نے حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیا اور اسے قاسم سلیمانی سے منسوب کیا گیا ہے، وہ ایرانی کمانڈر، وہ پاسداران انقلاب کا رہنما جس نے حریت کی مشرق وسطیٰ میں ایک روح پھونکی تھی اور مزاحمت کا استعارہ بنا تھا۔ یہ میزائل اسرائیل جیسے دور دراز دشمن ممالک کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی اور استعمال نے اس پورے خطے میں طاقت کا توازن ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی منصوبہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اگر اس جوہری پروگرام یا خود مختاری پہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھرپور اور فوری رد عمل دے گا۔ ایران کے پاس کئی ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جو ابھی تک اسرائیل پہ داغے نہیں گئے، لیکن ان کی رینج اور تباہ کن صلاحیت اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل طور پہ کافی ہے۔ ان میں شہاب 5 شامل ہے جو 3000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کر سکتا ہے۔ اسے ایران نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے یا محدود سطح پہ خفیہ طور پہ وہ فعال ہے۔ اسی طرح شہاب 6 بھی ایران کے میزائل پروگرام کا ایک پراسرار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر ہے اور یہ اسرائیل سمیت یورپ کے بعض حصوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے پاس خرم شہر 4 جیسا جدید ترین میزائل بھی موجود ہے جسے ابھی تک اس جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا، اس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زائد ہے اور یہ مختلف نوعیت کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے ان میزائلوں کو جنگ کے کسی فیصلہ کن مرحلے کے لیے محفوظ کر رکھا ہے تاکہ اگر اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں شدت آئے تو ایران ان میزائلوں کے ذریعے ایک اسٹریٹجک اور فیصلہ کن حملہ کر سکے۔ اب جو شام کے وقت اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملہ ہوا، اب اس کے نتیجے میں کون سا میزائل استعمال کیا جائے گا یہ تو رات بتائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔